नमस्ते। आज हम भारत के इलेक्ट्रिक बस बाजार में सीधे एक्शन के बीच उतरने वाले हैं और हमारा जरिया होगी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक नाम की एक कंपनी की अर्निंग्स कॉल। जो इस सेक्टर के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। बिल्कुल। हमारे पास Q2 FY26 के लिए उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की पूरी जानकारी है। और ये कोई मामूली कॉल नहीं है। देखिए, अक्सर ये कॉल्स नंबरों और बिजनेस की भाषा से भरी होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ये किसी भी तेजी से बदलते उद्योग की असली कहानी बताती हैं। सही बात है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कंपनी ने कितने पैसे कमाए, बल्कि ये समझना है कि वो कैसे काम कर रही हैं, उसकी रणनीति क्या है, और सबसे जरूरी, पर्दे के पीछे की असली चुनौतियां क्या हैं। हाँ, जिनका सामना सिर्फ इलेक्ट्रा ही नहीं बल्कि पूरा ई बस सेक्टर कर रहा है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर आते हैं। Q2 मतलब दूसरी तिमाही इलेक्ट्रा के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली रही है। उन्होंने एक तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा गाड़ियां डिलीवर की हैं। कितनी? 375 इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अच्छा, 375। और ये आंकड़ा कमाई में भी साफ दिखता होगा। हाँ बिल्कुल। उनकी आय पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 25% बढ़ी है। और मुनाफे की बात करें तो उन्होंने लगभग 93 करोड़ रुपए का EBITDA दर्ज किया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। EBITDA यानी कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा? हाँ, मतलब कंपनी के असल कामकाज की सेहत को मापने का एक अच्छा तरीका है ये। तो 93 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा, ये तो बहुत मजबूत प्रदर्शन है। बहुत मजबूत। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनकी ग्रोथ की रफ्तार। अच्छा। कॉल में उन्होंने बताया कि भारत का पूरा ई बस बाजार वो सालाना 35-40% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रा ने 63% की ग्रोथ दिखाई है। 62%? हाँ। और यही सबसे अहम बात है। वे सिर्फ बढ़ते बाजार की लहर पर सवार नहीं है। नहीं, वे बाजार से लगभग 2 गुनी तेजी से दौड़ रहे हैं। एकदम। ये दिखाता है कि वे दूसरों से बाजार हिस्सेदारी छीन रहे हैं। और ये कोई एक तिमाही की बात नहीं है ना? नहीं, पिछले साल वे मार्केट लीडर थे और इस साल भी शीर्ष खिलाड़ियों में बने हुए हैं। उनके पास जो 9000 से ज्यादा बसों का ऑर्डर बुक है, वो इसी मजबूत पकड़ का सबूत है। बाजार से 2 गुनी तेजी से बढ़ना, ये वाकई कमाल की बात है। लेकिन सवाल ये है कि वे ऐसा कर कैसे पा रहे हैं? जरूर उनकी टेक्नोलॉजी या रणनीति में कुछ खास होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनकी सफलता के पीछे 2 मुख्य स्तंभ हैं, जैसा कि मैनेजमेंट ने कॉल पर बताया। पहला है टेक्नोलॉजी। हाँ, उन्होंने ब्लेड बैटरी नाम की एक नई तकनीक का जिक्र किया था। ब्लेड बैटरी जी। ये सेल टू पैक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? और फिर कई मॉड्यूल को मिला के एक बड़ा बैटरी पैक बनता है। ठीक है। सेल टू पैक तकनीक में बीच का ये मॉड्यूल वाला स्टेप हटा दिया जाता है। ओह अच्छा, तो सेल सीधे पैक में? हाँ, सेल को सीधे एक बड़े पैक में डाल दिया जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे जगह बचती है, बैटरी हल्की होती है और ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाती है। मतलब रेंज बढ़ जाती होगी? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि एक बार चार्ज करने पर बस ज्यादा दूर तक चल पाएगी। यही उनकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल बढ़त है। सोचिए, अगर एक बस एक चार्ज में 10% भी ज्यादा चलती है तो एक बड़े फ्लीट के लिए ये सालाना करोड़ों रुपए की बचत है। सही बात है। यही असली खेल है। यही असली खेल है। और कॉल में जिक्र था कि उन्हें इसका होमोलोगेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया है। ये क्या होता है? ये एक बहुत जरूरी पड़ाव है। होमोलोगेशन बेसिकली सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है, जो ये साबित करता है कि गाड़ी सड़क पर चलने के लिए सभी सुरक्षा और प्रदर्शन के मानकों पर खरी उतरती है। अच्छा, तो इसके बिना आप गाड़ी बेच ही नहीं सकते? बेच ही नहीं सकते। तो ये एक तरह की सरकारी मंजूरी है। समझ गया। तो बेहतरीन बैटरी टेक्नोलॉजी के अलावा उनकी रणनीति का दूसरा स्तंभ क्या है? उनकी साझेदारी, पार्टनरशिप। हाँ, वह दुनिया की सबसे बड़ी बस निर्माताओं में से एक चीन की कंपनी BYD के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, BYD की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रा की मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों मिलकर उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है जो भरोसेमंद भी है और विश्व स्तरीय भी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। BYD एक चीनी कंपनी है। आज आत्मनिर्भर भारत के दौर में क्या एक चीनी कंपनी पर इतनी ज्यादा निर्भरता, खासकर बैटरी जैसी जरूरी चीज के लिए, ये भविष्य में एक जोखिम नहीं बन सकती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और शायद कंपनी के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा भी। अभी के लिए ये साझेदारी उन्हें एक मजबूत बढ़त देती है, क्योंकि वे साबित हो चुकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय में उन्हें निश्चित रूप से घरेलू सप्लाई चेन बनाने पर काम करना होगा। इस पर हम बाद में फिर लौटेंगे। ठीक है।
और उनकी रणनीति सिर्फ बसों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे अब दूसरे सेगमेंट में भी जा रहे हैं। हाँ, और ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने इस तिमाही में 25 इलेक्ट्रिक टिप्पर भी डिलीवर किए हैं। टिप्पर मतलब खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए? बिल्कुल। साथ ही वे इलेक्ट्रिक ट्रक पर भी काम कर रहे हैं। वे सिर्फ सिटी बस ऑपरेटर बनकर नहीं रहना चाहते। मतलब वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने उत्पादन क्षमता में भी भारी निवेश किया है। उनका नया प्लांट एक शिफ्ट में 2500 गाड़ियां बना सकता है। और जरूरत पड़ने पर इसे 2 शिफ्ट में 5000 तक बढ़ाया जा सकता है। 5000? ये तो बहुत बड़ी क्षमता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। अच्छा। 5000 बसें बनाने की क्षमता होना और उन्हें असल में बनाकर सड़कों पर उतार पाना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। आप उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसे कंपनी के एमडी ने कॉल में बार-बार दोहराया था। क्या? डिपो की तैयारी। बिल्कुल, डिपो रेडीनेस। उनका कहना था कि हम बसें बनाकर खड़ी नहीं कर सकते अगर उन्हें चार्ज करने और पार करने की जगह ही तैयार न हो। एकदम। और ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, ये पूरे बिजनेस मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब? ये सिर्फ कंपनी की नहीं, बल्कि राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं की भी चुनौती है। उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया। हाँ, मैंने सुना, दिल्ली वाला। हाँ, दिल्ली में उनके 2 प्रतियोगियों के 600 बसें 6 महीने तक सिर्फ इसलिए खड़ी रहीं क्योंकि डिपो और चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। 600 बसें 6 महीने तक? हाँ, 600। अरे बाप रे! अगर एक बस की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये तो लगभग 700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। बिल्कुल। जो बिना किसी कमाई के बस खड़ा रहा। जरा सोचिए, 700 करोड़ रुपए की बसें 6 महीने तक धूल खा रही हैं। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए ये कितनी तनाव भरी स्थिति होगी। जाहिर है। कॉल में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पेमेंट तब तक नहीं मिलती जब तक बसें चलना शुरू नहीं करती। ओहो। तो 6 महीने तक 700 करोड़ रुपए का फंस जाना किसी भी कंपनी की कमर तोड़ सकता है। तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, ये तो सीधे सीधे एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम है। एकदम। और इसीलिए इलेक्ट्रा की रणनीति बहुत सतर्क और व्यवहारिक लगती है। वे अपनी 5000 बसों के उत्पादन क्षमता का ढिंडोरा नहीं पीट रहे। वे अपना उत्पादन तभी बढ़ाते हैं जब डिपो जमीनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। अच्छा। उन्होंने महाराष्ट्र के एक बड़े ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र आज 5000 बसें चाहता भी है तो भी जमीनी हकीकत यही है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 2 से 3 साल लगेंगे। मतलब डिमांड होने के बावजूद वो हकीकत देख रहे हैं। हाँ। इसके अलावा सप्लाई चेन की चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। एक निवेशक ने बैटरी के कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और जियोपॉलिटिकल तनाव के बारे में भी पूछा था। हाँ, और मैनेजमेंट का जवाब काफी पारदर्शी था। उन्होंने माना कि चिप की कमी से लेकर जियोपॉलिटिकल तनाव तक ये चुनौतियां हमेशा रहेंगी। ओके। लेकिन उनका कहना है कि ऑटो इंडस्ट्री अब इन मुश्किलों से निपटना सीख गई है। और जहां तक बैटरी की कीमतों का सवाल है, उनके पास ग्राहकों के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट में दाम एडजस्ट करने का एक तंत्र है। अच्छा, प्राइस वेरिएशन क्लॉज। हाँ, ताकि उनका मुनाफा 10-12% के स्तर पर बना रहे। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद भविष्य कैसा दिखता है? उनके पास 9000 से ज्यादा बसों का ऑर्डर तो पहले से है। हाँ, वो तो है ही। और कॉल में जिक्र हुआ कि सरकार का लगभग 11000 बसों का एक और बड़ा टेंडर आने वाला है। इस पर भी उनका नजरिया बड़ा दिलचस्प और परिपक्व था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम टेंडर में हिस्सा जरूर लेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं ऑर्डरों के लिए जो मुनाफे वाले हों। मतलब? वे साफ कहते हैं कि हम सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए या मार्केट शेयर के लिए आक्रामक रूप से बोली लगाकर घाटे का सौदा नहीं करेंगे। ये तो एक ऐसी कंपनी की सोच है जो लंबी दौड़ के लिए तैयारी कर रही है। बिल्कुल। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो अवसर तो बहुत ही बड़ा लगता है। बहुत बड़ा। कॉल में ये बात सामने आई कि भारत की कुल 18 लाख बसों में से 1% से भी कम इलेक्ट्रिक हैं। 1% से भी कम, और वो तो सिर्फ सरकारी बसों की बात है। अच्छा। निजी क्षेत्र का बाजार तो अभी लगभग अछूता है। सोचिए, स्कूल बसें, कंपनियों की बसें, टूरिस्ट बसें। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मार्केट है। यह एक इतना बड़ा बाजार है जिसमें अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। सही है। इसलिए असली चुनौती सिर्फ ऑर्डर जीतना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर की इन सभी चुनौतियों से निपटते हुए उन्हें समय पर और मुनाफे के साथ पूरा करना है। तो आज हमने
एक ऐसी कंपनी की कहानी देखी जो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है, एक उभरते हुए बाजार का नेतृत्व कर रही है, लेकिन साथ ही जमीन पर पैर रखकर चल रही है। हाँ, वे क्षमता तो बना रहे हैं, लेकिन उत्पादन को हकीकत से जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए। पूरी बातचीत के दौरान कंपनी ने अपनी सफलता का श्रेय चीन की कंपनी BYD के साथ अपनी तकनीकी साझेदारी को दिया। हाँ, बार बार। खासकर बैटरी जैसी सबसे जरूरी चीज के लिए। जैसा कि आपने पहले पूछा था, जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भर होने पर जोर दे रहा है, इलेक्ट्रा जैसी बड़ी कंपनी को एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाना होगा। किस तरह का संतुलन? आज की विश्व स्तरीय विदेशी तकनीक का लाभ उठाकर बाजार जीतना और साथ ही भविष्य के लिए पूरी तरह से एक घरेलू इकोसिस्टम बनाने के लक्ष्य पर काम करना। यह संतुलन ही शायद इस क्षेत्र के भविष्य के विजेताओं को परिभाषित करेगा।